दिया है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को यह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी शुरुआत 2008 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो जो पराक्रम दिवस है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो भारतीय मानक ब्यूरो का पूर्ववर्ती नाम जो है यह भारतीय मानक संस्थान था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। और इसके संस्थापक प्रशांत चंद्र महानरोबिस हैं, जो कि भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि NHAI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यह जो है किसके अधीन कार्य करता है, तो यह जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1988 के अधिनियम द्वारा हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है बीमा क्षेत्र से है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और भारत में बीमा उद्योग के सभी नियम और विकास IRDAI के अंतर्गत आते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि ट्राई किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो ट्राई जो है यह किसको नियंत्रित करता है, तो दूरसंचार को नियंत्रित करता है। इसका विकल्प नंबर सी
राइट आंसर हो जाएगा। और ट्राई का फुल फॉर्म जो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और ट्राई का स्थापना 1997 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका काम दूरसंचार सेवाओं, टैरिफ और उपभोक्ता हितों को विनियमित करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी विकास का स्थापना 1958 में हुआ था 1 जनवरी को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह रक्षा मंत्रालय के संस्था इसका कार्य करता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है। तो इसरो का पूर्ण रूप जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। और इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसका पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट जो है और 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन जो है 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था और इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स है। और आयोजन जो है हर 4 साल में किया जाता है और 1934 में भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया था। और 19वां संस्करण जो है आयोजन 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक नई दिल्ली में हुई थी, जो कि भारत का दूसरा स्थान था इसमें इसरो में। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं। तो शतरंज के बोर्ड में जो है कुल 64 वर्ग होते हैं। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि थॉमस कप और उबेर कप किस खेल के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट हैं। तो थॉमस कप और उबेर कप जो है यह बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के खेल के हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था। तो एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन जो है यह नई दिल्ली में हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फुटबॉल के विश्व कप का नाम क्या है। तो फुटबॉल के विश्व कप का नाम जो है वह फीफा वर्ल्ड कप है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 2026 में 23वां फीफा विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और 1930 में उरुग्वे विजेता भी था। और अगला क्वेश्चन है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है। तो जो पंकज आडवाणी हैं ये बिलियर्ड्स और स्कूनर से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग जो है यह तैराकी में किया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध जो है यह लॉन टेनिस से है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और फुटबॉल जो है संतोष ट्रॉफी है और आगा खान कप जो है हॉकी से संबंधित है और एजरा कप पोलो से संबंधित है और राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह 1896 में एथेंस में हुआ था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कह रहा कि अक्षांश रेखाएं आपस में कैसी होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, इस तरह होती हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो वह जो अफ्रीका महाद्वीप है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है। तो 21 जून को सूर्य जो है यह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है यह भूमध्य रेखा है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
आर्कटिक वृत्त कितने डिग्री पर स्थित है? तो जो आर्कटिक वृत्त है यह 66.5 डिग्री न्यूटन में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मकर रेखा यह किस गोलार्ध में स्थित है? जो मकर रेखा है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और 22 दिसंबर को सूर्य इस रेखा पर लंबवत चमकता है। और अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी जो है यह 111 किलोमीटर होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 1 डिग्री अक्षांश का अंतर लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा का मान क्या है? तो जो कर्क रेखा है इसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा जो है यह कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये जो भूमध्य रेखा है यह किस पे स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो यह जो है किसके तहत कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 के तहत कहा गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो भारत में अविश्वास प्रस्ताव जो है यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में जो है यह भारत की देन है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है जीबी मावलंकर थे। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो यह जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया जाता है। और कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यह जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल हो सकता है? तो यह जो है अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सेनावृत्ति जो हर 2 साल में 1/3 सदस्यों को मिलता है और ये अस्थायी सदन होता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्थापिका को जो है संसद के नाम से जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि गिन्नी गुणांक किसका मापन करता है? तो जो गिन्नी गुणांक है यह आय असमानता का मापन करता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किस आधार को अपनाया? तो यह जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजी व्यय को अपनाया। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? तो यह जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा किस देश ने विकसित की? तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा जो है यह भूटान ने विकसित की। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि
भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन जो है यह परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर किया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि लक्कड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो लक्कड़वाला समिति का संबंध जो है गरीबी रेखा के निर्धारण से है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक देखी जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में जो है यह शिक्षित बेरोजगारी देखी जाती है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान में कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान में जो है यह नीति आयोग करता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन जो है यह कैलोरी उपभोग और व्यय के आधार पर किया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यह अंतिम मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी जो है यह किसने दिया था? तो यह जो है जहांगीर ने दिया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री राजा टोंडरमल था। इसका विकल्प नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो यह जो है किस में लिखी थी? तो यह जो है तुर्की में लिखी थी। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा सुल्तान लिखता था? तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं जो है सिकंदर लोदी लिखता था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर जो है फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में पहली बार 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और जजिया कर को समाप्त जो है अकबर द्वारा 1564 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक समय तक किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन जो है यह किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो तुगलक वंश है यह 1320 से 1414 तक शासन किया था और सबसे लंबा लगभग 94 वर्ष किया था। और गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक किया था। और खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक किया था, यानी कि सबसे छोटा समय 30 वर्ष का था। और सैयद वंश जो है यह 1414 से 1451 था। और लोधी वंश जो है 1451 से 1526 था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो इब्न बतूता था यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने लौह रक्त एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति जो है यह बलबन ने अपनाई थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है यह कौन था? तो यह जो है लोधी वंश था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो यह जो है घटता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। और प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है यह धारा की उपस्थिति मापने के लिए किया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक जो है यह कूलाम है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूपी पुलिस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।